हाय दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेस फॉर यू में। दोस्तों, हमने आगे अपना अभी तक जो चैप्टर पढ़ाया हुआ था जनन और स्वास्थ्य। क्या जनन स्वास्थ्य। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे यौन संक्रमित रोग, यानी कि हमारा अगला टॉपिक था यौन संक्रमित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो कि जननांगों में या फिर जनन के कारण फैलते हो। क्या जो लैंगिक संबंध के कारण फैल रहे हो या फिर किसी कारणवश फैल रहे हो, लेकिन उनका संबंध किसी न किसी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो कनेक्टेड किससे होते हैं? जननांगों से। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये मैंने चार्ट बना के रखा है, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके इसकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे इसको याद करेंगे तो ना याद होगा, लेकिन अगर चार्ट से याद करेंगे तो बच्चों तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक शायरी है। सफल होने के 3 नियम। क्या? सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो दोस्तों, मजबूत इरादों के साथ पढ़िए। यूपी बोर्ड क्लास 12 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस आप मेहनत और लगन से, मजबूत इरादे से पढ़िए बस। ठीक है, तो बच्चों टेस्ट सेशन शुरू किया जाए। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारा टॉपिक है यौन संक्रमित रोग। क्या है? यौन संक्रमित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो कि जननांगों द्वारा फैलते हो या फिर जननांगों में ही हो। क्या? ऐसे रोग जो जननांग में हो या फिर जननांगों के द्वारा फैले या फिर यौन संबंधों के कारण। कैसा बच्चों? यौन संबंधों के कारण फैलते हो, उन रोगों को कहते हैं यौन संक्रमित रोग कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो बच्चों, उस प्रकार के हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल 5 रोग हैं, 5 डिजीज हैं उस हमारे हिसाब से, हमारे सिलेबस में। ठीक है, पहला होता है सुजाक। क्या? सुजाक। सुजाक जो होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है एक जीवाणु जिसका नाम होता है नीसेरिया गोनोरियाई। क्या? नीसेरिया गोनोरियाई एक जीवाणु होता है जिसके कारण बच्चों सुजाक रोग फैलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसका परिणाम क्या होता है? जो पुरुषों का मूत्र मार्ग होता है, यानी कि शिश्न जो होता है, उस मार्ग में सूजन, और सूजन के कारण अत्यंत पीड़ा उत्पन्न होगी। और जब बच्चों पीड़ा होगी तो जैसे ही मूत्र का स्खलन होगा, यानी कि मूत्र विसर्जन होगा, मूत्र बाहर निकलेगा, तो उसमें जलन भी होगी, यानी शिश्न में जलन भी होगी। तो ये इसका लक्षण हो गया। ठीक है बच्चों, इसके लिए बच्चों इसका एक उपचार होगा, यानी कि इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मार्केट में बहुत ढेर सारी प्रतिजैविक है जिनका उपयोग करके इस रोग को से कुछ न कुछ राहत पाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा रोग है बच्चों हमारे लिए अतिशक यानी सिफिलिस। क्या? सिफिलिस। अतिशक जो होता है वो फैलता है ट्रिपेनोमा पैलिडम। कैसे? ट्रिपोनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। बच्चों, आपको इसमें एक चीज और याद रखना है कि कौन सा जीवाणु से फैलता है, कौन सा विषाणु से फैलता है और कौन सा प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में से ये कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है? कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है? या फिर ये पूछ सकता है कि सुजाक रोग कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। अतिशक सिफालिस जो होता है वह ट्रिपेनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। इसका जो परिणाम होता है, जो प्रभाव होता है, लक्षण जो होते हैं, पुरुष का शिश्न यानी कि नर का जो शिश्न होगा तथा मादा की योनि में लाल रंग के दाने पड़ना। पुरुष के शिश्न तथा मादा की योनि में लाल रंग के दाने पड़ना, यह रोग वंशानुगत भी हो सकता है। और बच्चों, लाल रंग के दाने पड़ने के साथ साथ अति पीड़ा भी होती है, यानी कि दर्द भी, पेन भी होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद करेंगे बच्चों तो आपको याद हो जाएगा। और जब किसी भी रोग के बारे में अगर आपसे 2 नंबर का पूछा जाए, 2 नंबर या 1 नंबर का, तो आप सबसे पहले चीज उसमें लिखेंगे उस रोग की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? कि मान लीजिए आपसे सुजाक के बारे में पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? यह रोग नीसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके कारण पुरुषों के मूत्र मार्ग में
सूजन होती है जिसके कारण पीड़ा तथा अत्यंत जलन उत्पन्न होती है और यह रोग सामान्यतः पुरुषों में ही पाया जाता है। क्या सामान्यतः पुरुषों में ही पाया जाता है। इसके उपचार के लिए प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा हमने पढ़ चुका है। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है अतिशक यानी सिफिलिस और नर शिश्न मादा योनि में लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। यह रोग वंशानुगत भी हो सकता है, ये चीज नोट कर लेना, यह रोग वंशानुगत भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं जननांगों की हर्पिस। क्या? जननांगों की हर्पिस। देखिए बच्चे, यह किस कारण होता है? यह सिंप्लेक्स वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण। किसके? सिंप्लेक्स विषाणु के कारण होता है। इसमें होता क्या है? शिश्न में दर्द, योनि में छाले बन जाने। क्या? नर के शिश्न में दर्द होगा तथा मादा की योनि में छाले बन जाएंगे जिससे मादा को अत्यंत पीड़ा होगी और पेशाब में जलन भी हो सकती है। ठीक है, ये होगा इसका कारण। उसके बाद ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस नामक जो रोग होता है वो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोवा से होता है। किससे होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोवा के कारण होता है। इसका लक्षण क्या होता है यानी कि इसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? योनि से सफेद रंग के द्रव का स्राव तथा खुजली, नर तथा मादा दोनों के एक साथ उपचार करना। देखिए समझिए, इसमें होता क्या है? इसमें योनि मार्ग से यानी कि योनि से सफेद रंग के तरल का स्राव होता है। क्या होता है? सफेद रंग के तरल का स्राव होता है। और इसमें होता क्या बच्चों? सफेद रंग के तरल स्राव के साथ साथ खुजली और पीड़ा भी होती है यानी जलन भी होती है। ठीक है, जलन भी होगी। और इस रोग का सबसे मेन पॉइंट क्या है? इस रोग में नर तथा मादा को दोनों के एक साथ उपचार करना होता है। क्या करना होता है? दोनों का एक साथ उपचार करना होता है। ठीक है, अगला रोग है बच्चों हमारे लिए हमारा है वो है एड्स रोग। क्या है? एड्स रोग। और एक एड्स रोग जो फैलता है वो फैलता है HIV के कारण यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण। यानी कि यह रोग किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है बच्चों? विषाणु के कारण फैलता है। ठीक है, विषाणु के कारण फैलता है। और इस रोग की खास बात होती है बच्चों की ये हमारे डायरेक्ट हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को तोड़ता है। क्या? हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, हमारे इम्यूनो सिस्टम जो होता है उसको तोड़ता है। उसमें करता क्या है? उसमें जो लिम्फोसाइट होते हैं उसमें जो कोशिकाएं उपस्थित है T4 तथा TH कोशिकाएं जो होती है उनको नष्ट करने लगता है यानी कि उनको खत्म करने लगता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है तथा शरीर बहुत ढेर सारे रोगों से यानी कि बुखार आना, पेचिस पड़ना और शरीर में कमजोरी, थकावट महसूस होना, सिर में दर्द हमेशा रहना, ये सब इसके लक्षण यानी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बेटा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाएगी हम बहुत ढेर सारे रोगों यानी कई रोगों से ग्रसित होते चले जाते हैं। ये ह्यूमन में पाया जाने वाला रोग है जो कि विषाणु के द्वारा फैलता है। विषाणु का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और इससे होता क्या है? इससे और क्या लक्षण हो सकते हैं? ज्वर यानी कि बुखार, खांसी, थकावट तथा सिर में दर्द। ज्वर, बुखार, खांसी, थकावट तथा सिर में दर्द इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, और बच्चों एड्स के लिए कुछ एक्सटर्नल पॉइंट नोट कर लीजिए। जो 1987 में हुआ क्या था कि 1987 में बच्चों जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्या? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। जबकि हम बात करते हैं 1992 में। क्या? 1992 में। तो 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का निर्माण हुआ था। किसका बच्चों? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का। किसका? नियंत्रण संगठन का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था बच्चों? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसके आगे का कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए उसके बाद है बच्चों हमारे पास उल्ब वेदन। क्या? उल्ब वेदन हमारा अगला टॉपिक है, उल्ब वेदन। तो आज ये जानते हैं कि उल्ब वेदन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ऐसे ही बेटा शॉर्ट नोट बनाइएगा यानी कि ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट अगर आप बना लेंगे
तो आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे टॉपिक समझ रहे हैं, उल्ब वेदन क्या होता है। ठीक है, उल्ब वेदन क्या होता है, जिन बच्चों को उल्ब वेदन पता है वो कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, और बच्चे अगर आपको किसी टॉपिक की अलग से नोट चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को अलग से समझाएं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको उस टॉपिक का अलग से नोट्स भी दे सकता हूं और उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों समझिए। देखिए उल्ब वेदन क्या होता है, क्या उल्ब वेदन, वेदन क्या उल्ब वेदन। ठीक है, देखिए उल्ब वेदन क्या होता है। उल्ब वेदन बच्चों एक प्रक्रिया है, क्या इसको एमनियोटिक भी कहते हैं, क्या एमनियोटिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर किसी शिशु का निर्माण हो रहा है, यानी कि भ्रूण में, क्या भ्रूण में शिशु का निर्माण हो रहा होता है, किसका निर्माण हो रहा होता है बच्चों, शिशु का। ठीक है, और जब शिशु का निर्माण हो रहा था, अगर शिशु 2-2.5-3 महीने का हो गया, तो इसमें होता क्या है कि ये जो उल्ब होता है, ठीक है, क्या होता है, उल्ब होता है। देखिए इसमें शिशु बनाएंगे। ठीक है, देखिए शिशु का निर्माण हो रहा है बच्चों, तो शिशु अभी भ्रूण के रूप में है। ठीक है, भ्रूण के रूप में है, और यहाँ पे ये द्रव्य पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, ये द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे एमनियोटिक द्रव्य, क्या कहेंगे, एमनियोटिक द्रव्य, क्या कहेंगे, एमनियोटिक द्रव्य कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, एमनियोटिक द्रव्य कहेंगे। ठीक है, और ये होता है शिशु, क्या होता है, ये शिशु होता है, क्या होता है बच्चों, ये शिशु होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि एमनियोटिक द्रव्य और ये शिशु क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों हम आपको समझा रहे हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, आगे देखिए होता क्या है कि इसमें एक सिरिंज डाली जाती है, क्या, एक सिरिंज यानी निडिल डाली जाती है, और उस निडिल का कार्य क्या होता है बच्चों, उस निडिल का कार्य ये होता है, चलिए पहले इसको बना लेते हैं। देखिए ये निडिल है, ठीक है, और ये सुई बन गया, ठीक है, एकदम पतली सुई बन जाएगी। ठीक है, देखिए होता ये है कि इसको सुई के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, सुई के द्वारा, सुई के द्वारा, सुई के द्वारा इसका जो द्रव्य होता है, जो एमनियोटिक द्रव्य होता है, एमनियोटिक द्रव्य जो होता है, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य जो होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए द्रव्य आ गया। ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य ये जो होता है बच्चों, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद देखिए इसमें होता क्या है, इस एमनियोटिक द्रव्य की सहायता से हम इस एमनियोटिक द्रव्य को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, किस में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेंगे, और इसको क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, यानी कि इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन से देखिए बच्चों क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, देखिए अध्ययन से क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। पहला पॉइंट, इसके अध्ययन से हम ये पता लगा सकते हैं कि शिशु में, क्या, शिशु में कौन सी बीमारी है, क्या, कौन सी बीमारी है। ठीक है, क्या पता लगा सकते हैं, शिशु में कौन सी बीमारी है, यानी कि जो शिशु की, जिस शिशु का, यानी कि जो जन्म, ये भ्रूण का जो शिशु बन रहा है, इसमें कौन सी बीमारी होगी, यानी कि जन्म लेने के पश्चात कौन सी बीमारी होगी। दूसरा पॉइंट, यानी कि ये हो गया। उसके बाद वंशागत बीमारी, वंशागत रोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट वंशागत रोग। तीसरा पॉइंट अपंगता, अपंगता। अपंगता से आपको हम ये बता दें कि हम इस द्रव्य की सहायता से ये भी पता कर सकते हैं कि इस भ्रूण का, यानी कि जो शिशु का निर्माण हो रहा है, उसमें उसका कौन सा अंग सुचारू रूप से कार्य करेगा और कौन सा अंग कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो होता है लड़का या लड़की, यानी कि लिंग का पता लगना। क्या, लिंग का पता लगाना, क्या, लिंग का पता लगाना। ठीक है, लिंग का पता लगाना। ठीक है, तो इतने जो फायदे हैं, यानी कि इतना इसके लाभ है कि हम जन्म से पहले ही बच्चे में कौन सी बीमारी होगी, यानी इसका वंशानुगत रोग
क्या है, ठीक है, उसमें अपंगता है या फिर बच्चे में किसी प्रकार का कोई ऐसा भाग है जिसका निर्माण ना हो रहा हो, तो इसका पता लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है लिंग का पता लगाना। क्या हम ये पता लगा सकते हैं बच्चों कि ये लड़का है या फिर लड़की है? क्या लड़का है या फिर लड़की है? इसका पता लगा सकते हैं किसके द्वारा? उल्बेधन के द्वारा। और बच्चों सबसे खास बात है कि पहले उल्बेधन की होती थी, लेकिन इसका गलत प्रयोग होने के कारण, क्या गलत प्रयोग होने के कारण बच्चों सरकार ने इस पर रोक लगा दी। क्या लगा दी बच्चों? सरकार ने इस पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि लोग लिंग निर्धारण पता करने के पश्चात लड़की होने पर गर्भ समापन करा देते थे। क्या करा देते थे? गर्भ समापन करा देते थे। क्या करा देते थे बच्चों? गर्भ समापन करा देते, यानी कि भ्रूण को नष्ट करवा देते थे। लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगाई। उसके साथ साथ बच्चों सरकार ने 1971 में गर्भ समापन एक्ट लाया, यानी सहगर्भता समापन अधिनियम। क्या? सहगर्भता समापन अधिनियम। लिखिए, सहगर्भता समापन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग होता क्या है बच्चों? 1971 में जब ये अधिनियम आया तो इसके अकॉर्डिंग होता ये है कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वह किसी का भी अगर गर्भ समापन करता है तो वह उसकी पूरी डिटेल अपने फाइल में नोट करेगा, यानी रिकॉर्ड रखेगा। रिकॉर्ड रखने के साथ साथ बच्चों वह करेगा क्या कि गर्भ समापन तभी करेगा जब तक वह एक प्रैक्टिशनर ना हो, यानी कि उसके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस ना हो या फिर उसके पास रजिस्ट्रेशन ना हो। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन है तभी वो गर्भ समापन करवा सकता है, अथवा नहीं करा सकता। और उसको बेटा इसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करने पड़ता है। क्या? प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कि कितने लोगों का गर्भ समापन किया गया और किस कारण किया गया। सबसे मेन पॉइंट है, अगर गलती से उसमें यह लिख दिया गया कि लिंग कारण किया गया तो इस जो प्रैक्टिशनर होगा, यानी कि जो चिकित्सक होगा या डॉक्टर होगा, उसको जेल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लिंग की जांच करना हमारे देश में कानूनन अपराध हो गया है, इसलिए अब लिंग की जांच बंद हो गई है, ठीक है। इसलिए सरकार ने भी उल्बेधन पर रोक लगा दी है। अब केवल अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो देखिए गर्भ समापन करवा लिया करते, तो उसके बाद 1971 में इसको देखते हुए 1971 में सरकार ने सहगर्भता समापन अधिनियम लागू किया, जिसके अकॉर्डिंग होता क्या था कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ही गर्भ समापन कर पाएगा। और उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी क्या, मेडिकल यानी जो कि चिकित्सक होगा, उसको भी इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ साथ बच्चों उसको ये इस रिपोर्ट को अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ को सबमिट करनी होगी, ठीक है। यानी कि उसका प्रॉपर कारण बताना होगा कि गर्भ समापन किस लिए कराया गया है, ठीक है बच्चों। तो यह था आज का सेशन। तो इसके आगे का अगर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा ये आज का टॉपिक है। ये पूछ सकता है बच्चों टिप्पणी के रूप में, यानी कि 3 से 4 नंबर आज के टॉपिक से कंफर्म है। अगर बच्चों आपने बीमारियां भी पढ़ ली होंगी तब भी आपका कम से कम 2 नंबर कंफर्म है। अगर किसी बीमारी के बारे में टिप्पणी पूछ लिया तो याद रखिएगा कि आपका 3 नंबर कंफर्म है। और ये जो उल्बेधन है इससे तो 100% एक नए क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों। और याद रखना, इसको एक तरीके से याद रखना ताकि ये आएगा तो बच्चों ये टिप्पणी के रूप में आ गया, या फिर परिभाषित करिए, या फिर ये पूछ सकता है कि उल्बेधन होता क्या है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, जिससे होगा क्या कि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो यूपी बोर्ड का यही नियम है कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है बच्चों बहुत ही सरल होता है, बस वो आपको शब्दों के जाल में फंसाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िएगा जरूर। क्यों? क्योंकि वो कह के आ रहा है ये आप जरूर समझिएगा। अगर आप ऐसे ही आंसर दे देते तो हो सकता है आपका आंसर
गलत हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर बोर्ड में जवाब दीजिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है बायो में, तो आप प्लीज हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।